स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो पता है कि आपको ऑफिस जाना है या फिर जो महिलाएं घर पर रहती होंगी दीपिका, उन्हें जल्दी जल्दी फटाफट ब्रेकफास्ट सबके लिए तैयार करना है। लेकिन हम यही कहेंगे कि इस दरमियान भी आप अपना टीवी ऑन रखें, फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देखते रहिए। जी हाँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन से भरपूर ये बुलेटिन आपके लिए हम खास तौर पर लेकर आए, जिसमें देश दुनिया की हर दिलचस्प और बड़ी खबर आप तक पहुँचाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हिट खबरों का सुपर हिट बुलेटिन। तो चलिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करने वाले एक ऐसे खबर की जिसे देख करके आपका दिल दहल जाएगा। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के धारचूला में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा और ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा पहाड़ दरदराकर नीचे गिर जाएगा। जिसने भी इस तस्वीर को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। सांस रोक देने वाली इस तस्वीर को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर दिल दहल उठेगा। अचानक पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगता है, जिसके बाद हड़कंप मच जाता है। जिस किसी ने भी इस तस्वीर को देखा वो हैरान रह गया। देखते ही देखते यूं लगा जैसे पूरा का पूरा पहाड़ नीचे जमीन पर आ गिरा हो। लैंडस्लाइड की हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड से आई हैं। उत्तराखंड में धारचूला के पास लिपुलेख नेशनल हाईवे पर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। पहाड़ टूटकर गिरता देख हाईवे से गुजर रहे लोगों की सांसें अटक गईं। इस दौरान लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बता दें कि इसी रास्ते से होकर श्रद्धालु आदि कैलाश की यात्रा के लिए जाते हैं। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरने के कारण रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। माना जा रहा है कि 18 मई तक पूरा का पूरा मलबा हटा लिया जाएगा। तो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की तस्वीर आपने देखी। चलिए अब बात करते हैं उस साइक्लोन की जिसने देश दुनिया में हलचल मचा रखी है। जी हाँ, बांग्लादेश और म्यांमार के बाद अब भारत में भी मोचा तूफान का असर देखा जा रहा है। जी हाँ, मोचा तूफान ने म्यांमार में तो तबाही मचाई है। वैसे कई ऐसे दुनिया की अलग अलग एरियाज हैं जहां पर जबरदस्त तूफान से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। वो इलाके कौन से हैं, कहां तूफान आया है, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। तूफान आया और अपने साथ जबरदस्त तबाही लाया। रास्ते में जो भी आया वो बर्बाद हो गया। तबाही की ये तस्वीरें म्यांमार की हैं, जहां साइक्लोन मोका ने कहर बरपाया है। साइक्लोन मोका का असर म्यांमार के साथ साथ बांग्लादेश और भारत के पूर्वी इलाकों में भी देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बुरा हाल म्यांमार का है, जहां हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। जिस इलाके में ये पहुंचा वहां का संपर्क दूसरे हिस्सों से कट गया है। पेड़ उखड़ गए हैं, सड़कें बर्बाद हो गई हैं। अब तक म्यांमार में मोका ने 6 लोगों की जान ले ली है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू वर्क जारी है। अभी कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन नहीं हो पाया है। पश्चिम बंगाल में भी मोका का असर पड़ा है। इसके प्रभाव के चलते कोलकाता में भारी बारिश हुई है। कई पेड़ टूटकर सड़क पर गिर पड़े। तूफान से दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तस्वीरें अमेरिका के टेक्सास की हैं। यहाँ के दक्षिणी हिस्से में एक शक्तिशाली टॉर्नेडो ने कहर बरपा दिया। इसके चपेट में आकर कई लोग घायल हो गए, एक की मौत हो गई, कई घर बर्बाद हो गए। बिजली के तारों को खासा नुकसान पहुंचा है। प्रकृति का प्रकोप यूरोपीय देश क्रोएशिया में भी दिख रहा है, जहां भीषण बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले दिनों हुई तेज बरसात ने यहां हाहाकार मचा दिया है। हालात से निपटने के लिए सेना की तैनाती करनी पड़ी है। तो दुनिया में तो इस साइक्लोन ने भारी तबाही मचाई है। अब दुनिया की खबरों के बाद बात देश की खबर की करते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बंदरों की अचानक से मौत से हड़कंप मच चुका है। इन बंदरों की मौत आखिर हुई कैसे, किसी को भी अभी तक कुछ भी नहीं पता। और एक दो नहीं, करीब 40 बंदरों के शव मिले हैं, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग के महकमे ने जांच तेज कर दी है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की हैं। यहाँ बंदरों की मौत से हड़कंप मच गया है। गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र में करीब 40 बंदरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की बात सामने आई है। इतनी संख्या में बंदरों की मौत से स्थानीय लोगों के अलावा वन विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं। ये मौत कैसे हुई इसके बारे में अभी सही नहीं कहा जा सकता है,
यह आशंका जताई जा रही है कि बंदरों की हत्या की गई है, लेकिन कौन ऐसा कर रहा है इसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस के साथ वन विभाग के अधिकारियों की टीम जांच में जुट गई है। ये सामने आ रहा है कि बंदरों के शव के पास से गुड़ और तरबूज मिले हैं। इससे ये भी आशंका जताई जा रही है कि बंदरों को कुछ मिलाकर दिया गया था, जिससे बंदरों की मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों ने बंदरों के शवों को कब्जे में ले लिया है और जांच के लिए इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली भेजा जा रहा है। तो एक तरफ बंदरों की मौत से हापुड़ के लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ यूपी के ही शाहजहांपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने शर्मसार कर दिया है। दरअसल यहाँ एक स्कूल टीचर पर करीब दर्जन भर स्कूली बच्चियों के यौन शोषण का आरोप लगा है। जी हाँ, और यही बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक कई दिनों से ये सब कुछ करता आ रहा था, लेकिन जो अध्यापक है वही ऐसी करतूत पर पर्दा डालने का काम कर रहे थे। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इन बच्चियों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि जिससे वो शिक्षा लेने के लिए स्कूल जाती हैं, वो एक हैवान निकलेगा। इस शख्स का नाम मोहम्मद अली है। ये स्कूल में कंप्यूटर ऑपरेटर था, लेकिन इस पर आरोप लगे हैं कि इसने कई लड़कियों का यौन शोषण किया। लेकिन इसकी घिनौनी हरकतों का पता एक दूसरी अध्यापिका को चल गया। तो मेरे बच्चों ने मुझे बताया, मैंने अपने प्रधान अध्यापक को बताया, उन्होंने कोई भी इस पर एक्शन नहीं किया। और जो हमारे यौन करता है, यौन उत्पीड़न करता, उनका पूरा साथ देते रहे। हैरान करने वाली बात ये सामने आई है कि इस हैवान के पापों पर पर्दा डालने में एक और अध्यापक अनिल और एक सह अध्यापिका शाजिया भी शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों पर धारा 354, SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। उसमें जो मुख्य जो आरोपी हैं मोहम्मद अली, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इसके अलावा जो 2 लोग उसको दबाने का प्रयास कर रहे थे, अनिल कुमार, ऐसा आरोप है कि उन्होंने ऐसा किया। अनिल कुमार जो वहाँ के इंचार्ज हैं और जो है साजिया जो असिस्टेंट थी। ये मामला लखनऊ तक पहुंच चुका है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हमारी सरकार ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेगी। निश्चित तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो अपने कर्तव्य पालन की जगह कुछ इस प्रकार की हरकत करेंगे और वो सरकार के संज्ञान में आएगा तो कठोरतम कार्रवाई होगी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच के लिए समिति का गठन भी किया गया है। तो ये तो थी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की खबर। अब बात करते हैं देश में क्या कुछ वायरल हो रहा है। बिल्कुल, आपको सिर्फ 2 मिनट में दिखाते हैं टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस। शादी समारोह का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। वीडियो में देखिए कैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के सामने ही अचानक उसकी शादी में पहुंची बेस्ट फ्रेंड को देखकर सब कुछ भूल गया। दूल्हे की एक बेस्ट फ्रेंड अचानक से शादी में पहुंचती है और सीधे दूल्हे के पास स्टेज पर चढ़ जाती है। ये सब देख स्टेज पर खड़ी दुल्हन असहज हो जाती है। वीडियो वायरल हुआ तो लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रैंक वीडियोस अक्सर वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जहां एक महिला प्रैंक करने के चक्कर में खुद ही प्रैंक का शिकार बन जाती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक महिला बेड पर सोई हुई है। तभी वहां एक लड़की छोटा सा स्टूल लेकर आती है और भूतिया स्टाइल प्रैंक करने की कोशिश करती है। इसी बीच सब गड़बड़ हो जाता है, स्टूल का बैलेंस बिगड़ता है और वो लड़की धड़ाम से नीचे जा गिरती है। वीडियो को देखने के बाद यूजर्स लड़की को प्रैंक न करने की सलाह दे रहे हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर कई घटनाओं की वीडियोस सामने आते हैं, मगर ये वीडियो आपको हैरान परेशान करने के साथ सबक भी देगा। देखिए कैसे ये शख्स रेलवे क्रॉसिंग को बाइक से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां से एक तेज रफ्तार ट्रेन गुजरती है। ट्रेन को आता देख शख्स हड़बड़ाकर पटरी पर ही गिर जाता है। स्पीड होने के कारण बाइक पूरी तरह से खराब हो जाती है। इसी बीच शख्स वहां से बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचा पाता है। सोशल मीडिया पर पिटाई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पत्नी ने अपने पति की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि पति घर से कूड़ा ले जाना भूल गया था। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि पत्नी कैसे पति को बुरी तरह से पीट रही है और पति चुपचाप पत्नी से मार खा रहा है। ये वीडियो देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप खुश
खुशी से गदगद हो उठेंगे। दरअसल वायरल हो रहे वीडियो में मां अपने मासूम बच्चे से कह रही है, मुझे ऑफिस नहीं जाना, जिसके बाद बच्चा प्रतिक्रिया देते हुए कहता है, ऑफिस तो जाना पड़ेगा। नहीं जाना, ऑफिस तो जाना ही पड़ता है। मां और बेटे के बीच हुई प्यारी सी इस बातचीत का वीडियो लोगों को खूब भा रहा है। कर्नाटक का सीएम कौन बनेगा, इसे लेकर कांग्रेस में माथापच्ची जारी है। कांग्रेस आला कमान अब तक ये डिसाइड नहीं कर सका है कि कर्नाटक की कमान किसे सौंपी जाए। सोमवार को बैठकों का दौर जारी रहने के बाद आज मंगलवार को भी कुछ ऐसे ही हालात बने रहेंगे। इस बीच कांग्रेस के सभी पर्यवेक्षक और प्रभारियों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2.5 साल सीएम बनाने के फॉर्मूले पर भी चर्चा की गई है। खड़गे साहब एआईसीसी प्रेसिडेंट न केवल प्रांतीय नेताओं से व्यापक चर्चा करेंगे, पर उसके साथ साथ दूसरे जो नेता हैं दिल्ली में और प्रांतीय स्तर पर हर आदमी की राय लेंगे। राय लेकर कर्नाटक के हक में और 6.5 करोड़ कन्नडिगास के हक में हम निर्णय लेंगे। सहयोग, समर्थन, सहमति। दिल्ली में आज एक बार फिर हलचल तेज रहने के आसार हैं। सिद्धरमैया दिल्ली में डटे हुए हैं। वहीं डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ने दिल्ली में रात 8:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने भाई शिव कुमार को सीएम पद दिए जाने की मांग की है। बता दें कि डीके शिव कुमार को भी दिल्ली आना था, लेकिन निजी कारणों से वो दिल्ली नहीं आए। माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार आज दिल्ली आ सकते हैं। इधर कर्नाटक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ये नेता खड़गे से मुलाकात करेंगे, तब जाकर कहीं किसी नाम पर सहमति बनेगी। सभी सीनियर लीडर्स हैं, सभी लोग मिलके जो है ना तय करेंगे। फिलहाल सोनिया गांधी भी शिमला में हैं। आज दिल्ली आने की संभावना है। सोनिया के दिल्ली आने पर मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे मुलाकात करेंगे, फिर कहीं जाकर सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। बता दें कि रविवार रात से कांग्रेस आला कमान इस समस्या का हल खोजने में जुटा हुआ है। सोमवार देर शाम तक बैठक जारी रही, लेकिन अब तक ये बेनतीजा रही है। तो एक तरफ सीएम पद को लेकर कांग्रेस में माथापच्ची लगातार रही और दूसरी कर्नाटक सुन्नी वक्फ बोर्ड की डिमांड कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है। जी हाँ, वक्फ बोर्ड ने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से याद दिलाया जो वादा कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड से किया था, और वो वादा ये था कि मुस्लिम विधायक के लिए डिप्टी सीएम के पद की मांग की, और इतना ही नहीं, मुस्लिम कोटे से 5 अहम मंत्रालय का दावा भी वक्फ बोर्ड ने किया था। कांग्रेस हमें दिए है, कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है। इसलिए हमने एक डीसीएम बनाना है और 5 मिनिस्ट्री भी होना चाहिए। आपने डिमांड सुन ली, अब इनका परिचय भी जान लीजिए। यह है कर्नाटक सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शफी सादी। कांग्रेस की जीत से गदगद शफी सादी ने राज्य में मुस्लिमों के लिए डिप्टी सीएम समेत 5 मंत्री पद की मांग कर दी है। शफी सादी का दावा है कि 72 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को मुसलमानों के कारण जीत मिली। ऐसे में कांग्रेस से चुनाव से पहले जो बात हुई थी उसे अब पूरा करने का वक्त आ गया है। इलेक्शन का पहला बताए थे एक डीसीएम मुस्लिम को बनाना है और एक 23 सीट देना करके बताए थे। 15 सीट मिले, उसमें 9 एमएलए जीत के आ गए, और उसके साथ साथ 67 जगह पे 67 to 72 एमएलए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीत के आ गए कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस हमें दिए है, कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस में फिलहाल सीएम पद की रेस पर माथापच्ची जारी है। ऐसे में कर्नाटक सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की इस मांग से कांग्रेस की परेशानी और बढ़ सकती है। वहीं कांग्रेस के अंदर देखिए, कर्नाटक के बाद काफी घमासान तेज हो चुका है, और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कर्नाटक की जीत के बाद क्या विपक्ष जो है वो एकजुट नजर आएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपने देखा किस तरीके से टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे, तीखे वार एक दूसरे पर करते जा रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस को जो जीत मिली है उसके बाद विपक्षी एकता की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है और हौसले विपक्ष के बुलंद है। ऐसा लगता है विपक्ष को कि 2024 में जो बीजेपी का रथ है उसे रोका जा सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के जो तेवर हैं उससे ये रास्ता इतना आसान नहीं लगता। क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी में तकरार खत्म होगी? ये सवाल कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद और भी तेज हो गया है। ममता बनर्जी ने कर्नाटक में कांग्रेस को जीत की बधाई दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि बंगाल में कांग्रेस को उनके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। They have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka
but you are fighting against me every day. It should not be the policy. लेकिन लगता है कि कांग्रेस किसी दोस्ती के मूड में नहीं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर ममता पर निशाना साधा है। कर्नाटक के चुनाव के पहले कभी आप लोग ये सुना है कि ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देना जरूरी है? कभी कही होगी, सुने आपने? इस सब के बीच बीजेपी ने ममता पर वार करते हुए कहा है कि टीएमसी का बंगाल के बाहर कोई प्रभाव नहीं है। क्या सपोर्ट देंगे? बंगाल का बाहर तृणमूल का कुछ है? कोई तृणमूल का नाम जानते हैं? वैसे विपक्षी एकता की बात तो पिछले कई साल से हो रही है, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं ये एकता कहीं गुम हो जाती है। और बंगाल के बाद अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां कांग्रेस की सरकार के सामने उनकी ही पार्टी के नेता मुसीबत बनकर खड़े हैं। जी हाँ, सचिन पायलट के जो तेवर हैं उससे अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ना तो तय है, क्योंकि सचिन पायलट अपने ही सरकार को, अपनी ही पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए अशोक गहलोत सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग कर नया सिस्टम बनाएं, पेपर लीक पर मुआवजा दें, पूर्व की वसुंधरा सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे उसकी जांच हो। 15 दिन बचे मेरे ख्याल। इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जिसको जो करना है करे, गहलोत बेस्ट सीएम है। कि हिंदुस्तान में अगर कबीलियत चीफ मिनिस्टर की कोई सूची बनाया जाए तो उसमें जरूर पहला पंक्ति में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेगा। राजस्थान में सचिन को कई विधायकों का समर्थन है। इन्हीं में एक है वेद प्रकाश सोलंकी, जिन पर एक जमीन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। देखो, ऐसे 10 मुकदमे मेरे पर लग जाएंगे तो भी मैं सचिन पायलट जी का समर्थक रहूंगा, था और रहूंगा। इन मुकदमे से कोई डरने वाले नहीं है। इधर कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर बीजेपी खूब मजे ले रही है। कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने अपने को ललकारा है। ये अंतर्द्वंद से प्रारंभ हुई सरकार अब अंतिम समय में कब गिर जाएगी पता नहीं। अब सरकार की और कांग्रेस की ए और बी टीम एक दूसरे को मारने में लगी है। देखना यह है कि कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस को कर्नाटक में मिली जीत का मजा राजस्थान में हो रही अंदरूनी कलह कड़वा न कर दे। देश की टॉप पॉलिटिकल खबरों के बाद रुक करते हैं एंटरटेनमेंट की खबरों का। परिणीति और राघव चड्ढा के एंगेजमेंट की वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रखी है। इसके अलावा और क्या कुछ खास है एंटरटेनमेंट के वर्ल्ड में, वो सिर्फ 2 मिनट में। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की सगाई के वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं। वीडियो में दोनों साथ साथ भांगड़ा डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। फोटोज और वीडियोस पर परिणीति के फैंस ने दोनों की जमकर तारीफ की है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज अपनी लेडी लव यानी गौरी खान के बुक लॉन्च इवेंट में पहुंचे, जिसकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है। गौरी खान ने आज मुंबई में अपनी एक किताब लॉन्च की है, जहां कपल ऑल ब्लैक लुक में बेहद खूबसूरत लग रहा था। My wife is launching a book. I have to be here. Of the fact that she is designing houses and restaurants and hotels, and except my rooms in my house, she's designing everything else around the world. एक्ट्रेस अदा शर्मा ने फिल्म द केरल स्टोरी का विरोध करने वालों को जवाब दिया है। एक्ट्रेस ने कहा कि अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही है तो मैं उन लोगों से अपील करती हूं कि वो लोग पहले फिल्म देखें, उसके बाद कोई फैसला लें। वहीं बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की शानदार कमाई जारी है। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की फिल्म जरा हटके जरा बचके धमाल मचाने के लिए तैयार हो चुकी है। ये फिल्म 2 जून को थिएटर में रिलीज होगी। विक्की कौशल और सारा अली खान फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। दर्शकों को भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था, तो अब 2 जून को दर्शकों का इंतजार पूरा होने वाला है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान दुनिया भर में अपना जलवा बिखेरने के बाद अब बांग्लादेश में भी तहलका मचा रही है। बांग्लादेश में फिल्म पठान को 12 मई को रिलीज किया गया। बांग्लादेश में भी फिल्म पठान का क्रेज देखने को मिल रहा है। शाहरुख के फैंस फिल्म देखने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आए।
राघव चड्ढा और परिणीति के वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचाई है, लेकिन बाबा बागेश्वर की भी चर्चा कम नहीं है। दीपिका, पटना वो पहुंचे हैं और वहां पर उनसे पर्ची निकलवाने के लिए लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जी हाँ, बाबा का जहाँ पर दरबार लगा हुआ है वहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। ऊपर से राजनीति भी काफी ज्यादा बाबा के इस दरबार को लेकर के, बाबा के इस बिहार दौरे को लेकर के हो रही है। पटना में बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में भक्तों का तांता लगा है। दिव्य दरबार में जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों की पर्ची निकालते हैं, वहां तिल मात्र की भी जगह नजर नहीं आई। लोगों की भीड़ को देखकर धीरेन्द्र शास्त्री ने दिव्य दरबार कार्यक्रम को रद्द कर दिया था, पर सोमवार को अचानक अर्जी लगाने के लिए राजी होते ही भक्त बेकाबू हो गए और खंभों पर चढ़ गए ताकि बाबा की नजर चली जाए। जब बाबा बागेश्वर के पंडाल में बहुत भीड़ थी, तब टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता हिमांशु ने भी लोगों को सुरक्षित निकालने में उनकी मदद की। बाबा के दिव्य दरबार में लाखों की भीड़ पहुंच रही है। ऐसे में पटना और उसके आसपास ट्रैफिक का बुरा हाल है। रास्ते भर पूरा जाम का माहौल है। सड़कों पर देखिए किस तरह से गाड़ियां जो है वो पटी पड़ी है। लगभग कई किलोमीटर का ये जाम है जो कि लगातार लग रहा है। और आज भी देखिए किस तरह से गाड़ियां रेंग रही है इस पूरे रास्ते में। जो पटना से अगर हम बात करें नौबतपुर और पटना के बीच की दूरी की, तो लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ये दूरी है। और इस पूरे रास्ते में गाड़ियां इसी तरह चौक है, पूरी तरह से जाम जो है वो सड़कों पर लगा हुआ है। इस बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार पर राजनीति भी तेज है। बाबा बागेश्वर की कथा में जाने को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी का बड़ा बयान आया है और उन्होंने निमंत्रण मिलने के बाद भी जाने की बात को नकार दिया है। तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहाँ भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। इस बीच बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में व्यवस्था को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन ने वहां कोई व्यवस्था नहीं की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण और लगातार विरोध करने का काम राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण सीजन होगा राष्ट्रीय जनता दल की। काफी भीड़ उमड़ी है वहाँ पे। इंतजाम लगा, इंतजाम नाम का तो जीरो है, कुछ हुआ ही नहीं सरकार के स्तर पर कोई व्यवस्था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यूपी पुलिस की, जो शाइस्ता परवीन की तलाश लगातार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी खबर नहीं। और दूसरी तरफ जो बमबाज गुड्डू मुस्लिम है, उसका भी कुछ अता पता नहीं चल पा रहा। इतना वक्त बीत गया है, अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया और साथ ही 5 लाख इनामी गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड माफिया अतीक अहमद की बीवी अब तक फरार है। एसटीएफ के तमाम कोशिशों के बाद भी शाइस्ता को पकड़ा नहीं जा सका है। ऐसे में अब शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। लेडी डॉन शाइस्ता के साथ साथ बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि यूपी पुलिस की टीम इन सब की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक ये फरार हैं। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद ये अब विदेश नहीं भाग पाएंगे। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता नामजद आरोपी हैं और उस पर 50,000 रुपए का इनाम है। वहीं बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है। इस बीच माफिया अतीक अहमद के आतंक से जुड़ी एक और खबर सामने आई है, जिसके बाद अतीक के गुर्गों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। धूमनगंज थाने में वकील विकास बख्शी ने मुकदमा दर्ज कराया है। तो मैंने कहा मेरी ज़मीन दे दो, या तो वो सही नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि ज़मीन नहीं देंगे ना पैसा देंगे। फिर उन्होंने अपने फ़ोन से बात कराया। इन्होंने कहा कि ये लो अतीक अहमद है, इनसे बात करो। तो मैंने बात नहीं किया। फिर किसी तरह उन्होंने बात कराया। तो जब मैंने बात किया तो अतीक अहमद जी ने हमसे ये बात बोली कि क्या कहते हैं, जो मिश्रा जी लोग कह रहे हैं ये बात मान लो, वरना क्या कहते हैं जहाँ तुम्हारी ज़मीन है वहाँ कब्र खुद जाएगी। फिलहाल धूमनगंज थाना पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
तो माफिया आतिक की जो कोर टीम है अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर, और इस बीच फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 10 दिन हो चुके रिलीज को, लेकिन अभी भी इस पर घमासान जारी है। जी हाँ, इसको बैन करने की मांग लगातार उठ रही है और इसी मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होने वाली है। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? रिलीज से पहले ही विवादों में आई फिल्म द केरल स्टोरी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में फिल्म को बैन करने की मांग की गई है। दरअसल केरल हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर बैन लगाने से इनकार कर दिया था, तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। बैन लगाने की याचिका के पीछे दलील दी गई है कि फिल्म से नफरत फैलाई जा रही है। ये कहा गया है कि इससे अलग अलग समुदायों में शत्रुता फैलेगी। इसमें जो आंकड़े बताए गए हैं वो भी सच्चाई से परे हैं, ये कहा जा रहा है। दरअसल फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों का धर्म परिवर्तन एक साजिश के तहत हुआ और उसके बाद उन्हें आतंकी संगठन ISIS में शामिल कराया जाता है। फिल्म के निर्माता निर्देशक का कहना है कि उन्होंने पूरी रिसर्च के साथ फिल्म बनाई है, जबकि विरोध करने वालों का कहना है कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जिसका मकसद नफरत फैलाना है। बॉक्स ऑफिस पर हिट द केरल स्टोरी। वैसे विवादों के बीच फिल्म 5 मई को रिलीज हो चुकी है और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है। करीब 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने करीब 130 करोड़ की कमाई कर ली। तो एक तरफ द केरला स्टोरी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर भी एक और याचिका आज दाखिल की जानी। दरअसल हिंदू पक्ष ने एएसआई से जांच कराने की मांग को लेकर के ये याचिका हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की जाएगी। आपको बताते हैं कि अयोध्या विवाद में भी एएसआई जांच अदालती फैसले में बेहद अहम साबित हुआ था। तो क्या हिंदू पक्ष की याचिका मील का पत्थर इस मामले को लेकर साबित हो सकता है? देखिए इस रिपोर्ट में। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को कैंपस में पाए गए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति दी है, लेकिन अब हिंदू पक्ष ने संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की एएसआई जांच की मांग की है। इस मामले में हिंदू पक्ष आज अदालत में याचिका दाखिल करेगा। मिली जानकारी के मुताबिक अब से थोड़ी देर बाद हिंदू पक्ष के वादी और चारों महिला याचिकाकर्ता हिंदू पक्ष के वकील काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक करेंगे और इसके बाद वो संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की एएसआई जांच की मांग को लेकर अदालत में याचिका दाखिल करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना क्षति पहुंचाए शिवलिंग वाली आकृति की उम्र का पता लगाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग के जरिए किसी भी वस्तु की उम्र का पता लगाया जा सकता है। लकड़ी, कोयला, चमड़ी, बाल, कंकाल आदि की आयु की गणना संभव है। हर वो चीज जिसमें कार्बनिक अवशेष होते हैं उनकी आयु की गणना की जा सकती है। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का आविष्कार 1949 में हुआ था। शिकागो यूनिवर्सिटी के विलियर्ड लिबी और उनके साथियों ने आविष्कार किया। इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को वाराणसी जिला जज की अदालत में होनी है। और इसी भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीरें मैक्सिको की हैं। यहाँ पर तेज रफ्तार ट्रक और वैन के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। इतना ही नहीं, टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई, जिसमें 26 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर से सामने आई तस्वीरें गोलीबारी के बाद की, जहां ग्रेजुएशन पार्टी के अंदर अचानक फायरिंग होने से अफरा तफरी मच गई। फायरिंग की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अब हमलावर की तलाश में जुट गई है। यूक्रेन ने बखमुट पर फिर से कब्जा करने के लिए रूसी सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना रूस से अपना इलाका वापस पाने के लिए फ्रंट लाइन से आगे बढ़ने लगी, जिसका रशियन फोर्सेस ने जबरदस्त जवाब दिया है। बखमुट पर रूस का कंट्रोल बनाए रखने के लिए पुतिन के जवानों ने ज़ेलेंस्की के सोल्जर्स को पीछे धकेल दिया है। जश्न और आतिशबाजी की ये तस्वीरें तुर्की की हैं। ये सभी लोग राष्ट्रपति एर्दोगन के समर्थक हैं, जो अपने नेता की बढ़त पर खुशी मना रहे हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन के नतीजों में एर्दोगान काफी आगे चल रहे हैं और उनकी जीत की संभावना भी ज्यादा है। इसके बाद एर्दोगान के समर्थक उनके दफ्तर के बाहर भी जमा हो गए।
तो ये यूक्रेन जंग की खबरें हमने आपको दिखाई। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबर का। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ आतंकी धर्म परिवर्तन को हथियार बना करके अपनी जिहादी सोच का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये आतंकी खतरनाक मिशन को अंजाम देने में जुटे हुए थे, लेकिन मध्य प्रदेश ATS ने इनके पूरे मंसूबे पर पानी फेर दिया। मध्य प्रदेश में HUT यानी हिज़्ब-उत तहरीर के गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं। पकड़े गए 3 संदिग्ध आतंकी भोपाल के रहने वाले हैं और तीनों ने ही हिंदू लड़कियों से शादी की और उनका धर्म परिवर्तन भी कराया था। आरोपियों में से एक भोपाल में रहकर कोचिंग भी चलाता था, जहां लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था। भोपाल के जिम ट्रेनर यासिर खान ने भी हिंदू युवती से शादी कर उसका धर्म परिवर्तन कराया। मोहम्मद सलीम, जो पहले सौरभ राज वैद्य था, शादी कर युवती का धर्म परिवर्तन कर हैदराबाद में ओवैसी के मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था। सलीम जाकिर नाइक से प्रेरित था और भड़काऊ तकरीरें देता था। खास बात यह कि इन सभी की ट्रेनिंग रायसेन के जंगलों में होती थी। इस बीच MP सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गिरफ्तार किए गए आतंकियों को जिहादी कॉकरोच बताया है। देखो जी, जिहादी कॉकरोच है ना, इनके लिए हमारी मध्य प्रदेश की ATS पुलिस जो है वो पेस्टिसाइड का काम करेगी, कर भी रही है। और इसलिए आपने देखा होगा 3 बड़ी कार्रवाइयाँ जो हमारी हुई हैं, इन तीनों में ही हमने नेस्त नाबूद कर दिया, चाहे वो JMB की हो, चाहे PFI की हो, चाहे HUT की हो। इस बीच कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल उठाया है। आरोप लगाया है कि नरोत्तम मिश्रा के घर से 45 किलोमीटर दूर आतंक का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था और सरकार सो रही थी। तो मध्य प्रदेश में ATS ने बड़ी कार्रवाई की है, तो महाराष्ट्र में भी हिंसा फैलाने वालों को कड़ा संदेश दिया गया है। जी हाँ, हिंसा के बाद एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कड़ी कार्रवाई का निर्देश दे दिया है और साथ ही पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया। महाराष्ट्र के अकोला और शेवगांव में हुए दंगों के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही मुख्यमंत्री शिंदे ने लोगों से सामाजिक समरसता बनाए रखने की अपील भी की है। 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद करीब 100 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब तक 6 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का रूट मार्च जारी है। कर्फ्यू में दिन के वक्त सुबह 8 से रात 8 बजे तक की ढील दी गई है, लेकिन धारा 144 दिन के वक्त भी लागू है। अकोला और शेवगांव दोनों जगहों पर हालात काबू में हैं। किसी भी तरह हालात न बिगड़े, इसके लिए पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने अकोला और राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने शेवगांव का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। और चलिए अब एक अच्छी खबर आपको बताने जा रहे हैं। जो युवा हैं वो पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करते हैं, रोजगार पाना चाहते हैं, उनके लिए ये खबर खास है। आज रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। देश भर में आज लगने वाला है रोजगार मेला। हजारों युवाओं को आज नई नौकरी मिलेगी, जिसके अपॉइंटमेंट लेटर खुद PM नरेंद्र मोदी देंगे। जानकारी के मुताबिक आज देश भर के 45 केंद्रों पर रोजगार मेले का आयोजन होने वाला है। कार्यक्रम का आरंभ सुबह 10:30 बजे होगा। PM मोदी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। PM इन युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मुहैया कराने की इस पहल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरी में भी भर्तियां की जा रही हैं। जो युवा सिलेक्ट हुए हैं उन्हें डाक, पुलिस, शिक्षा जैसे कई विभागों में नौकरी मिलेगी। ये मेला युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने की ओर एक बड़ा कदम है। ये PM नरेंद्र मोदी की बड़ी प्राथमिकताओं में एक रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस तरह के रोजगार मेले से युवाओं को सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास को बल मिलेगा। तो एक तरफ हिंदुस्तान है जहां युवाओं को आज अपॉइंटमेंट लेटर देने जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहां हालात बद से बदतर हो चले हैं। इमरान खान को लेकर सियासी घमासान
चरम पर है। जी हाँ, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो अब सरेआम इमरान खान की फांसी की मांग कर रहे हैं, और सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि इमरान खान की पत्नी यानी कि पूरे परिवार के लिए भी मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरा का पूरा पाकिस्तान इस वक्त सियासी जंग का अखाड़ा बना है। सुप्रीम कोर्ट से इमरान को जमानत मिलने के बाद वहां के सत्ताधारी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। सोमवार को मौलाना फजलुल के नेतृत्व में हजारों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया। इस दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज शरीफ भी इसमें शामिल हुई। सोमवार को प्रोटेस्ट के दौरान इमरान खान को सरेआम फांसी देने की भी मांग उठी। मौलाना फजलुल ने प्रदर्शन के बाद कहा, 3-4 जज को कुर्बान करना पड़े तो कर दो। दरअसल पाकिस्तान में इमरान खान की जो वसूली फाइल्स खुली हैं, उसमें उनकी शरीके हयात बुशरा बेगम का नाम भी शामिल है। अलकादिर यूनिवर्सिटी केस में इमरान के साथ साथ बुशरा पर भी अरबों रुपए के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। शाहबाज सरकार का आरोप है कि इससे सरकारी खजाने को कम से कम 60 अरब रुपए की चपत लगी। अलकादिर ट्रस्ट के साथ साथ बुशरा तोशाखाना केस में भी आरोपी हैं। अलकादिर यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 3 मेंबर थे, इमरान खान, बुशरा बीबी और फरहा गोगी। आरोप है कि एक रियल एस्टेट फर्म के मालिक के केस खत्म करने के लिए अरबों की जमीन ली, दान में मिली जमीन अपनी दोस्त के नाम कर दी। बता दें कि आज लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान को लेकर अहम सुनवाई है। इमरान खान के खिलाफ दर्ज आतंकवाद के मामलों में लाहौर हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। इस सुनवाई से पहले लाहौर में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो पाकिस्तान का हाल आपने देखा, 2 मिनट में दिखाते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट क्या है पाकिस्तान से। इमरान खान के खिलाफ अब सत्ताधारी पार्टी सड़क पर आ गई है। राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर काफी तादाद में कार्यकर्ता जमा हो गए। प्रदर्शनकारी इतने बेकाबू थे कि सुप्रीम कोर्ट का गेट तोड़कर रेड जोन में घुस गए और नियाजी खान के रिहाई के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। इन्हें काबू में करने में पाकिस्तानी पुलिस के पसीने छूट गए। इमरान खान जेल से बाहर भी आ गए हैं, लेकिन इमरान के समर्थक पूरे पाकिस्तान में अब भी गदर मचा रहे हैं। देश के कई शहरों में पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया। सत्ता, प्रशासन और पुलिस को डायरेक्ट चुनौती दे दी है, जिसके सामने शाहबाज सरकार भी लचर साबित हो रही है। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट में 23 मई तक अंतरिम जमानत दे दी है। बुशरा बीबी पर एक रियल एस्टेट कंपनी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बचाने के लिए 5 अरब रुपए और सैकड़ों कनाल जमीन लेने के आरोप हैं। बुशरा के साथ इमरान हाई कोर्ट में मौजूद है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इमरान खान को राहत देना भारी पड़ गया। अब शाहबाज सरकार ने चीफ जस्टिस को हटाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए पाकिस्तानी संसद से जबरन एक प्रस्ताव पारित कराया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हटाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाना है। इस पर इमरान ने पीएम शाहबाज को आड़े हाथों लिया है। कहा कि सरकार की तरफ से जुडिशरी को डराने का काम किया जा रहा है। इमरान खान की जब से पाकिस्तानी पीएम के पद से छुट्टी हुई, तब से इमरान पाकिस्तानी सेना को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। पहले इमरान के निशाने पर पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, तो आज पाकिस्तान के मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मुनीर हैं। नियाजी खान ने दावा करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर शाहबाज सरकार से नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर से आया था।